गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वर्ग 8 के लिए दूसरा पार्ट जो हमारा है वर्ग और वर्गमूल उसे लेकर उपस्थित हूँ। पहला पार्ट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कि उसमें थोड़ा सा समझने में और समझाने में आपको प्रॉब्लम होगा। वो सामने रह के ही समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसलिए दूसरा पार्ट जो हमारा है वर्ग और वर्गमूल के बारे में पहले भी आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर एक बार मैं बतला दूं कि वर्ग का मतलब ही होता है कि किसी संख्या को खुद से 2 बार गुना करना। जैसे एक को अगर हम 1 से ही 2 बार गुना कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है और इसका मतलब हुआ 1, इसका वैल्यू। 4 अगर हम 2 को अगर हम 2 से गुना करें तो 2 का स्क्वायर होता है और इसका भी वैल्यू होता है 4। इसी प्रकार 3 को अगर हम 3 से ही स्वयं से गुना करें तो इसका हम 3 का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं और इसका वैल्यू हुआ 3 तिहाई 9। अगर हम 4 को 4 से गुना करें तो उसको हम 4 का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं और इसका वैल्यू हुआ 4 चौके 16। तो इस तरह से ये जो संख्या है एक का ये वर्ग संख्या हुआ। एक संख्या हमने लिया, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग संख्या 4 हुआ, 3 का वर्ग संख्या 9 हुआ, 4 का वर्ग संख्या 16 हुआ। इस तरह हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आपके समक्ष ये एक टेबल बनता है जिसमें कि अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 को स्वयं से यानी 1 को 1 से ही गुना करते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है, उसका वैल्यू 1 निकलता है। 2 लेते हैं, 2 को 2 से ही गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू 4 होता है। 3 को हम 3 से गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं इसे और इसका वैल्यू 9 होता है। इस प्रकार यह सारी की सारी संख्याएं जो हमें दिख रही है वो संबंधित संख्या का वर्ग है। यानी ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15, 17, 19, इस प्रकार ये सारी संख्याएं वर्ग हैं। और इन वर्ग संख्याओं का यह जो इसके बगल में ये जो बराबर के बाद जो मान दिया गया है यह इसका वैल्यू है, इसका मान है। अब जो ये जो संख्याएं हमारी हैं 1 हैं, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400, ये सभी संख्याएं जो हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कही जाती हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। मतलब 1 और 4 के बीच 2 और 3 आता है तो 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 और 9 के बीच 5, 6, 7 और 8 आता है, ये चारों ही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 और 16 के बीच 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अर्थात ये जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कह सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण भी होते हैं, जिसमें से सबसे पहला गुण है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हम इसमें अगर हम इन पूर्ण वर्ग संख्याओं पर एक नज़र डालें तो किसी भी पूर्ण संख्या के अंत में अर्थात इकाई पर 2, 3, 7 या 8 नहीं है क्या? 2, 3, 7 या 8 किसी भी संख्या के इकाई पे आपको नहीं नज़र आएगा। इस प्रकार जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहते हैं वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। दूसरा इसका जो गुण है वह है कि सम संख्याओं का वर्ग सदा सम संख्या ही होती है। किसी भी सम संख्या को अगर हम लेते हैं उसका वर्ग करते हैं तो वो उसका वर्ग भी हमेशा वर्ग संख्या ही होती है। जैसे हम सम संख्या 2 लेते हैं, इसका वर्ग 4 है, 4 का वर्ग सम संख्या 16 है, 6 का वर्ग 36 है, 8 का वर्ग 64 है, 10 का वर्ग 100 है,
12 का वर्ग 144 है। ये सभी सम संख्याएं हैं और इनका वर्ग भी सम संख्या ही है। किसी विषम संख्या का वर्ग सदा विषम संख्या होती है, अर्थात अगर संख्या स्वयं विषम है तो उसका वर्ग भी विषम ही होगा। जैसे एक विषम संख्या है, इसका वर्ग भी एक विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग 9 विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, इसका वर्ग 25 विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है, इसका वर्ग 49 भी विषम संख्या। इस तरह हम सभी संख्याओं को देख सकते हैं। अगला इसका गुण क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। किसी भी कोई भी बड़ी संख्या हो और उसमें यदि अंत में सिर्फ 0 ही आए तो वहाँ हम जीरोज़ की संख्या को अगर गिन लें और वह संख्या अगर विषम हो तो इसका मतलब कि दिया गया संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अगर शून्यों की संख्या सम संख्या हो तो वह सम वर्ग संख्या हो सकता है। हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। यदि शून्यों की संख्या विषम होगी तो वह संख्या किसी भी परिस्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इस प्रकार हम फिर और आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। तो 2.1 में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो और उसका कारण भी बताना है। तो इसमें जैसे सबसे पहला हमारा ए है, इसको हम लास्ट में देखते हैं कि इकाई अंक पे 7 है। इसमें हमारा सबसे पहला गुण यही कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई पर 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई पे 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके इकाई पे 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके इकाई पर 0 है और 0 भी जोड़ा में है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं है, यह हम इस टेबल में भी देख सकते हैं। चूँकि छोटी संख्या है तो ये 20 का स्क्वायर है, 20 का वर्ग है, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 1400 में भी हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में 2 संख्या है, 2 शून्य है, मतलब सम संख्या में 0 है। तो इन शून्यों को छोड़ के बाकी बात जो हमारे पास बचा तो 14 बचा। हम देखते हैं कि क्या यह 14 वर्ग संख्या है। अगर यह 14 वर्ग संख्या है तो यह भी वर्ग संख्या होगा, लेकिन चूंकि 14 वर्ग संख्या नहीं है इसलिए 1400 भी वर्ग संख्या नहीं होगा। पिछले में हमने देखा कि यह चूँकि 400 में 00 होने की वजह से तो ये वर्ग संख्या था ही, लेकिन साथ ही साथ हम 00 छोड़ने के बाद 4 को देखते हैं। 4 भी अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 400 भी पूर्ण वर्ग हुआ था। इस तरह हम आगे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो हमारा दूसरा और तीसरा जो हमारा गुण है ये कहता है कि सभी सम संख्याओं का वर्ग ही सम संख्या होता है और सभी विषम संख्याओं का वर्ग ही विषम संख्या होता है। इस प्रकार हम इसमें जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि 441 जो है इसका इकाई पे 1 है। इसका मतलब इसका वर्ग भी विषम होगा, चूँकि 1 विषम है तो इसका वर्ग संख्या भी विषम होगा। 2704 के इकाई पे हमारा 4 है। इसका मतलब 2704 को भी जब वर्ग किया जाएगा, यानी 2704 को 2704 से ही गुना किया जाएगा, तब इसका वर्ग संख्या भी सम ही होगा। 961 में इकाई पे 1 है, अर्थात विषम संख्या है। इसका मतलब 961 को अगर हम वर्ग करें तो इसका वर्ग संख्या भी विषम होगा। इस प्रकार हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। अब हमको अंक बताना है, वर्ग की इकाई अंक। तो वर्ग की इकाई अंक के लिए हमारे सामने संख्या कितना भी बड़ा हो, सिर्फ उसकी इकाई का हम वर्ग निकाल के देख लेते हैं। जैसे इसमें 19 है, 19 का इकाई पे 9 है, तो हम 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं। 9 9 81, 81 पे 1 आता है। इसका मतलब 19 के वर्ग के इकाई पर 1 संख्या होगी। उसी प्रकार 38 के इकाई पे 8 है। 8 अठाई 64 होता है। 64 का वर्ग 64 में इकाई पे 4 है। इसका मतलब कि 38 के
वर्ग में इकाई पर 4 होगा। इस प्रकार हम आगे भी सबको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो पहला में जैसे कि हम देखते हैं कि एक शून्य है, तो जब हम किसी शून्य वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या जस्ट डबल हो जाती है। जैसे जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हम जब 10 का स्क्वायर कर रहे थे, जब हमने 10 का स्क्वायर किया था तो 10 में एक शून्य है और ये जस्ट डबल होकर 2 शून्य हो गया। 20 में एक शून्य है, जस्ट डबल होकर 400 हो गया, यानी कि 2 शून्य हो गया। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। जैसे इसमें 400 में 2 शून्य है, तो यानी कि 400 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या 2 और 2 4 हो जाएगी। इस प्रकार आगे भी हम बना लेंगे। फिर आगे हम 2.2 में आते हैं। 2.2 में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ विषम संख्याओं के जोड़ के बारे में बतलाना चाहूँगा। जब हम किन्हीं क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो, कभी भी जब हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं 1 से शुरू करके, जैसे 1 के बाद अगला विषम संख्या 3 है तो 1 + 3 बराबर 4 होता है। तो 1 और 3 दो संख्याएं हैं, इसका मतलब इन दोनों का योग जो होगा 2 का वर्ग होगा। 1 + 3 + 5, यहाँ पे लगातार 3 विषम संख्याएं हैं और तीनों का योग जो है इसको हम कह सकते हैं कि चूँकि 3 संख्याएं हमारे पास हैं, 1 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि इसका योग 9 होगा। इसी तरह 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से हम अगर चलते हैं तो इसमें हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसका योग 25 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। जस्ट इसी पर आधारित हमारा अगला एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि योग संक्रिया के लिए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। हम देखते हैं कि ये सभी विषम संख्याएं हैं और सभी क्रमागत हैं, मतलब 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। तो इसका योगफल कितना होगा? तो हम इसमें सिर्फ संख्याओं की संख्या को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। इसी प्रकार हम इसको भी अगला क्वेश्चन को सबको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच की कितनी संख्याएं हैं। तो वर्गों के बीच की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे जब हम दो क्रमागत संख्या ले लेते हैं 6 और 7, अगर हमें 6 और 7 के वर्ग यानी कि 6 का स्क्वायर तथा 7 का स्क्वायर के बीच के संख्याओं की संख्या निकालना है, तो इसका एक फार्मूला है। सबसे पहले 6 स्क्वायर, 6 को हम n मान लेते हैं, यानी यह n का स्क्वायर है। तो 7 को हम कह सकते हैं कि ये n+1 है और ये n+1 का स्क्वायर है, n का स्क्वायर और 6n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ये 6 को हम n मान लिए तो n का स्क्वायर हो गया, 7 हमारा n+1 है यानी कि n+1 का स्क्वायर है। तो इस स्थिति में संख्याओं की संख्या बराबर होता है बीच के संख्याओं की संख्या बराबर होता है 2n। 2n का मतलब 2 गुने n हमारा क्या है, n हमारा जो है ये 6 है, तो 2 गुने 6 यानी 2 छक 12, अर्थात 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच 12 संख्याएं होंगी। 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, इन दोनों के बीच 36 से हम स्टार्ट करते हैं तो 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, टोटल 37 से लेकर 48 तक 12 संख्याएं होती हैं।
तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 43 + 44 यानी n हमारा 43 होगा, n + 1 44 होगा, यानी कि 2n इसका बीच का संख्या आएगा। तो 43 × 2, 43 × 2 यानी कि इन दोनों के बीच की कुल संख्याओं की संख्या 86 होगी। अब नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। जैसे ये 23 है, 23 को हम क्या करेंगे कि 23 का स्क्वायर है और इसको हमको दो क्रमागत संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, गुना करके देख लेते हैं। 23 × 23, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 9 6 6 12, 4 1 5, 529 हुआ, 529। ठीक है। अब 529 को जब हम ये करेंगे तो इसमें भी हम चाहें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं, यानी n + n + 1 = 529। n 2n बराबर 529 और ये +1 जो इधर था ये इधर चला जाएगा माइनस में, यानी 529 में से एक घट गया तो बच गया 528। इसलिए n बराबर 2n बराबर 528, तो n बराबर 528/2, 2 से भाग कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी n बराबर आ गया जब 264, तो n + 1 बराबर कितना हो जाएगा 264 और +1 यानी कि 265। इस प्रकार से यह संख्या और यह संख्या हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम ये दोनों एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों को आप लोग जो है अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, और बनाने के बाद अगर जहाँ तक हो सके हमसे जांच करा लीजिए। अगर जांच नहीं भी कराते हैं तो बना के अपने पास रखेंगे, और जहाँ कहीं किसी प्रकार की समस्या होगी इसी व्हाट्सएप पे, इसी ग्रुप में अपनी समस्या को रखेंगे। और फिलहाल के लिए बाय।